हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे एकदम। देखो बच्चों, आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ। अभी देखो, टीचर होने के नाते या आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, उसके नाते आज मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आपके मन से कि एक बात याद रखना हमेशा। आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा। किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी किसी से कुछ उम्मीदें लगा के मत बैठना। दुनिया में देखो ऐसा होता है कि टाइम जब चलता जाता है, दुनिया में ये चीज़ फिक्स नहीं है कि आप बड़े होके क्या बनोगे। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बनना है। दूसरी बात, जब आप किसी को भी एज गिवन मान लेते हो अपने लिए, जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, या कोई भी आपके जस्ट एज ए फ्रेंड है, तो बच्चों एक याद रखना एक बात। आप सोचते हो कि ये मेरे साथ कुछ समय पहले ऐसा बिहेवियर करता था, मेरे साथ अच्छा था, मेरे से अच्छे से बोलता था, अच्छे से बातें करता था, बट ये वैसा नहीं रहा। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ चेंज, यानी कि दुनिया में हर चीज़ बदलती है समय के साथ, और ये चीज़ सेम टू सेम लागू होती है इंसानों पर। जैसे जैसे टाइम फॉरवर्ड होगा बच्चों, तो इंसान ज़रूर बदलेगा। आप खुद को देख लीजिए, आप बचपन में कैसे थे और अब कैसे हो गए। यानी टाइम के साथ साथ क्या होता है, इंसान बदलते हैं। तो अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो मेरी एक लाइन याद रखना, मोर मतलब आप जितना ज़्यादा मोर गिवनेस, यानी आप जितना ज़्यादा दे सकते हो किसी को अपनी तरफ से उतना दीजिए, और किसी अगले से लीस्ट एक्सेप्टेंस रखिए, यानी आपकी एक्सेप्टेशंस किसी से नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ के अंदर खुश होंगे। और चलिए अपना शुरू करते हैं। अपनी ऑसिलेशन सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो कुछ IIT के JEE के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर डाला था। आज ये कुछ एक छोटा ही वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। एक अपना टॉपिक रह गया था बीच में, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, 5 मिनट का टॉपिक है जिसे पूरा करेंगे। फिर आज हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे सर सिंपल पेंडुलम तो ठीक है, एक फिजिकल पेंडुलम नाम की चीज़ आती है, वो चीज़ क्या होती है और उसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फिजिक्स मेड इजी पर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं बच्चों कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कि अगर मैं स्प्रिंग को कट करूं तो उसके के पर क्या फर्क पड़ता है। चलो देखो, मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ दे रखी है बच्चों ये L है। क्लियर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें K दे रखा है। बच्चों एक चीज बस आप याद रखना कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप खुद इसको रियल लाइफ में करके देखो बच्चों, आपके पास कोई बड़ी स्प्रिंग होती है तो उसको पुश करना पुल करना थोड़ा इजी होता है। जैसे अगर आप उसको काट दो या स्प्रिंग छोटी हो जाती है तो स्प्रिंग की स्टिफनेस बढ़ जाती है, यानी स्प्रिंग टाइट हो जाती है। जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टिफनेस होगी, यानी लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, या फिर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग थी, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर। ये मैंने इसका एक टुकड़ा किया बच्चों, ये मैंने इसका दूसरा टुकड़ा किया। क्लियर है इतनी सी बात। मैंने एक टुकड़ा किया इसका और मैंने दूसरा टुकड़ा किया। ठीक है सर। आपने बोला अगर इसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ L/2, तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़े बच्चे को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम 2 में क्यों काटे, हम तो 3 के अंदर काटेंगे इसे। ये लो चलो 3 के अंदर काट देते हैं। ये मैंने इसको 3 के अंदर काटा, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने कट किया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/3, इसकी लेंथ L/3, इसकी लेंथ भी L/3। मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सबके स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, 3K,
3K। यानी स्प्रिंग क्या कहती है, स्प्रिंग कहती है तुम मुझे जितना काटोगे मेरा K उतना ही बढ़ेगा। यानी आप स्प्रिंग को जितने इक्वल पार्ट्स में काटते जाओगे उतने ही टाइम्स K की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आपने स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में काटा तो K की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। मेरा सवाल, अगर आप स्प्रिंग को n टुकड़ों के अंदर काटोगे तो K की वैल्यू कितनी टाइम्स इंक्रीज करेगी, बोलो। अगर मैंने इसको n टुकड़ों में काट दिया, पहले टुकड़े की लेंथ होगी L/n, दूसरे की कितनी हो गई L/n। ऐसे अगर मैं 100 ऑन चलता जाऊं तो nth टुकड़े की लेंथ भी कितनी हो जाएगी L/n। तो स्प्रिंग के हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा Nk Nk Nk। यानी स्प्रिंग कहती है तुम मुझे जितना काटोगे हम उतना बढ़ेंगे। आपने स्टोरी सुनी हुई है, एक मिथिकल स्टोरी है रक्तबीज, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था, उसको एक वरदान मिला हुआ था। उसकी खून मतलब जब भी किसी के साथ फाइट करता था तो अगर उसका खून की एक ड्रॉप भी गिरती है तो उससे एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कभी कमी नहीं होती थी। तो उसको फिर कैसे मारा जाए, ये काफ़ी देवों ने सोचा कि इसको कैसे मारा जाए। तब जाके जन्म होता है अपनी काली माता, जिसको आपने सुना हुआ है। उन्होंने क्या किया, उसने सर काटा उसका और उसका जितना भी खून था सारा उसको पी लिया। एक भी ब्लड की ड्रॉप उसकी धरती के ऊपर नहीं गिरने दी थी, जिसकी वजह से रक्तबीज का अंत हुआ था। तो वैसा ये स्प्रिंग कह रही है तुम मुझे जितना काटते जाओगे उतना टाइम्स मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा कोई एक बेसिक सा टॉपिक था स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसके ऊपर 1-2 सवाल हैं बच्चों, इसके ऊपर छोटे मोटे सवाल हैं, मैं आपको दे देता हूँ कि वो सवाल कैसे हैं, जाके आप उन्हें लगा लो। हाँ देखो, इसके ऊपर सिंपल से सवाल बनते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसका आपको टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड। क्लियर। अब बोला गया कि इस स्प्रिंग को कट कर दो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर और इन्हें किसके अंदर जोड़ दो, पैरेलल के अंदर। और आपको बताना है दोनों का, यहाँ पे इसका मास m, इसका मास m। तो आपको बताना है इस सेकंड वाली का टाइम पीरियड कितना होगा। आप पिछली वीडियो देख के आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है t = 2 π√m/k इक्विवेलेंट। तो अगर आपको बोला गया कि ये सेम स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में काटा तो लेंथ कितनी हो गई L/2। अभी मैंने आपको बताया जब आप स्प्रिंग को काटते हो, जितना आप उसको जितने टाइम्स उसको कट करते हो उतने टाइम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर L/2 काटा था तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 2K, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 2K। अगर मैं यहाँ पे K इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल का। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है, जैसे क्लास 10th के अंदर रजिस्टर का सीरीज होता था वैसे हमारे पास पैरेलल है। यानी K इक्विवेलेंट = K1 + K2। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू 4K। अब क्या करना है, हमें T1 की वैल्यू पता है, T2 निकालना है। तो क्या कर देंगे T1/T2 = 2 π√m। उसका K कितना हमारे पास, K ही है, अपॉन 2 π√m/, इसका K कितना हो गया बच्चों 4K। कैंसिल आउट करो, 2 π से 2 π, m से m, K से K। हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी है 2/T2 = ये चला जाएगा बच्चों पूरा 1 में 2, यानी ऊपर चला गया 2, यानी T2 = 2/2, यानी कितना आ गया हमारे पास T2 की वैल्यू 1 सेकेंड। क्लियर। इसके ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं बनते हैं। कभी आपको एक स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में काट के उनको पैरेलल में लगा देगा, तब टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना सा टॉपिक था हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग का। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सिंपल पेंडुलम की। सर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पहली बात तो देखो सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक चीज़ होती है जो किसी रिजिड बॉडी से एक स्ट्रेच्ड हमारे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक भारी सा मास लटका दिया जाए और इस मास को क्या कहते हैं बच्चों, बॉब कहते हैं। इस मास को क्या कहते हैं बच्चों, बॉब कहते हैं। ठीक है सर, ये हमने लगा दिया। इसकी जो ये स्ट्रिंग है बच्चों, इसकी लेंथ को हम नाम दे देते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है L। अब ये स्प्रिंग क्या करता है, लगातार ऑसिसिलेट करता है। ये स्प्रिंग क्या करती है, लगातार ऑसिसिलेट करती है। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता था कि अगर आपके पास कोई मीन पोजीशन है
इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट जाए और फिर वापस कोई पीछे जाए, यानी किसी एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन हो, उसे हम एसएचएम कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम को बच्चों जोर से धक्का दे दूं तो ये किसी पॉइंट के आगे पीछे मूवमेंट तो करेगा। यहां पे देखो हमारे एसएचएम के अंदर जो मोशन हो रही थी ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ करती थी, बट यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, काफी ऐसे, अगर मैं इसको, आप कुछ सोचो, अगर किसी पेंडुलम को जोर से धक्का दे दिया जाए तो ये लगातार ऐसे मोशन करेगा। अब ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ना होने की वजह से ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं, ये ऑसिलेशन तो है लेकिन हम इसको नाम कौन सी मोशन देते हैं, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन देते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। अगर आपको इसको एसएचएम बनवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा शुड बी वेरी लो। अब सोचो कि मैं इसको ज्यादा धक्का ना दे के मैं इसको हल्का सा पुश करूं। चलिए देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं बच्चों कि अगर कैसे उसको लंबा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो वो सर्कुलर मोशन बन जाता है और कैसे उसको छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो वो एसएचएम का काम करता है। देखिए इधर मैं यहां पे टाइम पीरियड ट्रेस कर रहा हूं। अगर देखो बच्चों यहां पे अगर मैं इसको काफी बड़ा ऑसिलेशन देता हूं, ये देखो काफी एंगल, तो आप इसका ये टाइम पीरियड देख पा रहे हो, ये कुछ सर्कुलर मोशन जैसा, सेमी सर्कल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी की जगह मैं इसको स्टॉप करके यहां से और मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दूं तो तुम यहां पे नोटिस करो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। ये आप इसके सेंटर पार्ट में देखिए, यहां पे ये आपको एसएचएम दिख रहा है बिल्कुल छोटा छोटा, यानी कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को काफी कम डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर आपने उसको लार्ज डिस्प्लेस कर दिया तो वो एसएचएम की तरह बिहेव नहीं करता। वो एक ऑसिलेशन तो है बट वो एसएचएम नहीं है। तो अगर हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, कुछ भी बातें करनी है उसके बारे में, तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रखना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर इतनी बात? चलो देखिए इधर ये हमारे पास कुछ पेंडुलम की बातें हैं और आपको बस एक बात और याद रखनी है कि इसको क्या करना है, हल्का सा डिस्प्लेस करना है। ये हल्का सा मान लो मैंने कितना डिस्प्लेस कर दिया इसको, थीटा। ये भी बताऊंगा कि डिस्प्लेस क्यों किया है। पहली बात तो आपको थीटा शुड बी वेरी लो, और मैथ्स की एक बात यहां पे बच्चों आपको याद रखनी है कि अगर थीटा इज वेरी लो, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाता है उस केस के अंदर हमारे पास बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाती है किसके, थीटा के इक्वल। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड निकालने के लिए पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो। तो इसके अंदर देखो, अगर बच्चों पेंडुलम यहाँ पे है, ध्यान से देखना, अगर पेंडुलम यहाँ पे है तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रही होगी, mg, ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही होगी, टेंशन T, और ये कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूवमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सी पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और इक्विलिब्रियम में आते ही बच्चों हमने बोला था कि उसको हल्का सा डिस्प्लेस करवाओ, करवा देते हैं। मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास और इसको मैंने यहाँ हल्का सा डिस्प्लेस करवा दिया। ये मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करवा दिया। मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम करके बनाया है। ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, L। उसको हल्का सा डिस्प्लेस करवाते थे और फिर हम टाइम पीरियड को क्या निकालना चाहते थे बच्चों, ध्यान से सुनना। हम टाइम पीरियड को कुछ इस वैल्यू में लिखना चाहते थे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स है F नेट वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस kx के, और फिर हम कह देते थे टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/k। यानी हमें भी ऐसा कुछ लेके आना है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है सर। चलो हमने यहाँ पे इसको धक्का दिया। अब ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही होंगी। इस पेंडुलम के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसे हम नाम देंगे mg। क्लियर इतनी सी बात। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ आगे की तरफ, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों, थीटा। अब अगर ये mg है तो ये mg का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा बच्चों किसके इक्वल, mg cos थीटा, और एक आएगा इधर हमारे पास बच्चों कौन सा, mg sin थीटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
इधर एक टेंशन फोर्स भी तो लग रही होगी, इधर एक कौन सी फोर्स लग रही होगी, टेंशन फोर्स। ध्यान से अगर आप देखो तो mg cos थीटा टेंशन को कैंसिल आउट कर रहा है, यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स बच रही है वो कौन है, mg sin थीटा। और mg sin थीटा देखो, हमने थीटा को डिस्प्लेस किया या फिर इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया इस तरफ, और हमारे पास mg sin थीटा लग रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन। यानी आप क्या बोल सकते हो, इधर से सुनना, mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमने करवाई है आर अपोजिट इन डायरेक्शन। किसमें है ये बच्चों, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या आप लिख सकते हो कि इस पेंडुलम पर लगने वाला एफ नेट इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। क्या ये बात लिख सकते हो कि एफ नेट इक्वल टू माइनस mg sin थीटा? आप बोलोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको बच्चों एक और बात बताई थी, अगर थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल है, अगर थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। यानी हमारी ये इक्वेशन बन सकती है एफ नेट इक्वल टू माइनस mg थीटा। क्या बन सकती है हमारी इक्वेशन, mg थीटा। क्लियर इतनी सी बात। सर अभी भी कुछ इक्वेशन तो टाइम पीरियड जैसी बनी नहीं, तो क्या किया जाए? देखो मैं इसी वाले डायग्राम को थोड़ा सा अगर जूम करके बनाऊं बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, ये एंगल हमारे पास थीटा, ये इसकी लेंथ है तो ये एल, ये एल, ये डिस्टेंस क्या बच्चों मैं मान लेता हूं कि ये जो हुई है ये हमारी एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्क लेंथ कहते हैं। और आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, और रेडियस कितना दे रखा है, l इंटू थीटा। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों, क्या आएगी, x बाय l। इस थीटा को उठा के कहां पुट कर दो, अपनी इक्वेशन में। हमारी क्या वैल्यू आ गई इसकी, माइनस mg, थीटा की जगह क्या आ गया, x अपॉन l। तो हमारा f नेट आया बच्चों कितना, माइनस mg x बाय l। इसको कंपेयर करो जनरल के साथ। जनरल क्या कहता था, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे x भी है। k की जगह क्या आ गया बच्चों, mg बाई एल। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे k की जगह आया है mg अपॉन l। हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विलेंट लिख सकते हैं ये। और k इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, mg अपॉन l। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया mg, और अपॉन में l है वो ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल आउट। किसी भी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ चुका है किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए। L क्या है हमारे पास, लेंथ, G क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई इज कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। क्लियर इतनी बात? ओके सर क्लियर है। देखो एक सवाल बनता है यहां से छोटा सा, देख लो, देखना आपको एक बार टाइम पीरियड का कैसे निकाला था, ध्यान से दोबारा देख लो इसे। पहली बात, हम बड़ी ऑसिलेशन नहीं रख सकते थे वरना ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा, तो हमने थीटा को स्मॉल रखा। जैसे ही मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मैंने बोला टेंशन ने mg cos थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स बच रही है, तुम खुद सोचो यार, इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने वाली फोर्स कौन सी है, mg sin थीटा। ये तो लाएगी नहीं, ये तो उधर खींचना चाहती है और उधर कोई मूवमेंट हो नहीं रही क्योंकि वो टेंशन के इक्वल है। तो मैंने बोला एफ नेट किसके इक्वल आया, माइनस mg sin थीटा, और थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है तो हम बोलते हैं sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद मैंने ये सारी इक्वेशन लगाई, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, और मैंने ये चीज प्रूव करके टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। देखो बच्चे एक सवाल बनता है यहां से, बचपन में सबने झूला तो सबने झूला है। मान लो ये मेरे पास एक झूला है, इसके ऊपर ये कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है झूले की वो मान लेते कुछ, ये झूला हुआ है। जब बच्चों सेकंड केस के अंदर अगर ये बच्चा खड़ा हो जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी जो स्पीड है बच्चों वो इंक्रीज करेगी
या फिर डिक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई एक बच्चा है वो स्विंग के ऊपर झूला झूल रहा है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप स्विंग पे झूला झूलते हो तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह काम करता है, और जब मान लो बच्चों ये खड़ा हो गया तो भी सिंपल पेंडुलम है। आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है? टाइम पीरियड कितना होता है? अभी पढ़ के आए हो, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और बच्चों एक बात याद रखना, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि हमारा जो पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा। जितना कम टाइम पीरियड होगा बच्चों, यानी उतनी जल्दी जल्दी वो ऑसिलेशन करेगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। अब ध्यान से देखो, अगर ये बच्चा बैठा हुआ है तो ये जो बॉब का काम करेगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मैं मान लेता हूं कि इस टाइम जो ये लेंथ है हमारे पास ये एल है। अब ये बच्चा खड़ा होने की वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया और इस बार लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो आपने एक चीज देखा कि टाइम पीरियड जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? अंडर रूट एल के, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो आपने क्या बोला कि जैसे ही हम सेकंड केस में जा रहे हैं, जब हम खड़े होते हैं तो जो लेंथ की वैल्यू है बच्चों पेंडुलम के लिए वो कम हो रही है। लेंथ की वैल्यू कम होगी यानी टाइम पीरियड भी क्या होगा? कम। टाइम पीरियड कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? कोई भी चीज तेज मूवमेंट करेगी यानी उसकी स्पीड क्या कर जाएगी? इंक्रीज। तो बचपन में आपने देखा होगा गाँव में जो बच्चे होते हैं झूला झूलते हैं, पहले खुद ऐसे बैठ के झूल रहे होते हैं, जब वो अचानक से खड़ा होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी इफेक्टिव लेंथ कम हो गई। लेंथ कम होने की वजह से टाइम पीरियड कम हुआ और टाइम पीरियड कम होने की वजह से स्पीड इंक्रीज कर गई। इसको देखना है आपको, देखिए देखिए इधर ये हमारे पास पेंडुलम है, इसकी अभी लेंथ कर दी जाए पूरी फुल। अब मैंने इसको ऑसिलेशन करवाया, ये अभी देखो ये नॉर्मल स्पीड से कर रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ को धीरे धीरे कम कर दूं, लेंथ कम करने से क्या होगा? इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए, तो ये मैंने इसकी कम कर दिया, ज़्यादा कम हो गया। ये देखिए इसकी स्पीड अब क्या हो चुकी है बच्चों? इंक्रीज हो चुकी है। तो जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो हमने क्या बोला? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी लेंथ को कम करने की वजह से टाइम पीरियड के अंदर भी क्या आ गई? कमी आ चुकी है, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। देखो अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं तो लेंथ बढ़ाने की वजह से टाइम पीरियड भी बढ़ गया और ये स्लो स्लो मूवमेंट करने लग गया। तो ये क्लियर है बच्चों आपके पास? चलिए इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो इसका एक स्टैंडर्ड केस है बच्चों कि अगर आपके पास कोई लिफ्ट है, इधर देखिए, अगर आपके पास कोई लिफ्ट है, इसके अंदर कोई पेंडुलम लगा हुआ है और ये लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर की तरफ विद ए एक्सेलरेशन। आपसे पूछा है कि आप इसके अंदर इसका टाइम पीरियड बताइए। आप इसके अंदर क्या बताइए? इसका टाइम पीरियड। आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, बता देंगे। अब ध्यान से सुनना, टाइम पीरियड कैसे आएगा? मेथड वही अप्लाई करना है, सेम, टेंशन कुछ नहीं लेनी जो अपन ने किया था। मेथड क्या कहता है? इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो। ये कर दिया इसको स्लाइटली डिस्प्लेस। जब मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया बच्चों, इस बार देखना इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। इस बार नीचे की तरफ लग रही है बच्चों mg। नीचे की तरफ क्या लग रही है? mg। गलत। इस बार नीचे की तरफ mg तो लग रही है, उसके साथ में एक फोर्स और लग रही है। बच्चों आपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी जब हम कहीं ऐसी जगह पर बैठे हों या हम किसी कार के अंदर, किसी एरोप्लेन के अंदर, जो चीज़ खुद ब खुद एक्सेलरेट कर रही हो, तो ऐसी चीज़ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो ये लिफ्ट हमारे पास ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हो बच्चों, तो वहां पे एक नई फोर्स का जन्म होता है। उस फोर्स को कहा जाता है सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिधर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। यानी इस बार अगर ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लग जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? ma। यानी इस बार नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स क्या हो गई बच्चों? टोटल फोर्स mg प्लस a। अगर ये थीटा एंगल पर है तो सेम चीज वही होगी, mg प्लस a का cos थीटा बनेगा, जो किसको कैंसिल आउट कर देगा? t को। और इधर कितनी फोर्स बनेगी बच्चों? mg साइन थीटा, mg प्लस a साइन थीटा। आप बोलोगे एफ नेट किसके इक्वल आ गया? mg माइनस mg प्लस a साइन थीटा। इस बार ये इसके इक्वल आ गया। फिर से क्या करोगे? k की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस साइन थीटा को थीटा के इक्वल पुट करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाय एल। यानी हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों? 2 पाई। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा।
अगर यहाँ पे आप पुट करोगे एफ नेट की वैल्यू, तो एफ नेट कितना है हमारे पास माइनस एम जी प्लस ए साइन थीटा को कितना पुट किया था पिछली बार, थीटा। यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो वहाँ पे एक नई सीडो फोर्स आ जाती है। तो पहले यहाँ पे सिर्फ एम जी लग रहा था, अब सीडो की वजह से यहाँ पे क्या लग गया बच्चों, एम जी प्लस ए, तो उसका एक कॉम्पोनेंट इधर आया, उसको हमने ले लिया। थीटा की जगह क्या पुट किया था, याद है आपको, थीटा को हमने पुट किया था क्या, एक्स बाय एल। चलो अगले में पुट कर देंगे, एफ नेट इक्वल टू माइनस एम जी प्लस ए, थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन एल, और के की वैल्यू कितनी बन गई, एम जी प्लस ए बाई एल। जब इसको टाइम पीरियड में पुट किया बच्चों, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। यानी टाइम पीरियड में किसका फर्क पड़ा, सीडो फोर्स का, ए एक्सेलरेशन का। तो यहां से बच्चों एक ट्रिक बना सकते हैं अपन, यहां से एक ट्रिक बना सकते हैं कि अगर आपको पेंडुलम का कभी भी फॉर्मूला लिखना है तो आप पेंडुलम का सीधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एल बाय, और जो जी नीचे आता है बच्चों इसकी जगह आप लिखोगे जी इफेक्टिव। क्या लिखोगे इसके नीचे, जी इफेक्टिव। सर कैसे, ये जा रही थी ऊपर ए एक्सेलरेशन से बच्चों, नीचे की तरफ क्या लगता है, जी। अगर आप इसका जी इफेक्टिव निकालोगे दैट विल बी जी प्लस ए। तो यहां पे हमने टाइम पीरियड में क्या पुट कर दिया, जी प्लस ए। यानी अब टाइम पीरियड का आप सीधा फॉर्मूला रखोगे एल बाई जी इफेक्टिव। अगर आपने जी इफेक्टिव निकाल लिया तो आप किसी भी टाइम पीरियड को निकाल सकते हो। चलिए सर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर लिफ्ट नीचे आ रही हो बच्चों, मान लो इस बार लिफ्ट नीचे आ रही है, तो बार बार डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, लिफ्ट नीचे आ रही है। इस बार देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है, जी, और नीचे की तरफ भी कितनी है, ए। यानी आप बोल सकते हो जी इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना है, जी माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टाइम पीरियड। तो अब सीधा फॉर्मूले ट्रिक से करेंगे आप लोग, क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं फॉर्मूला क्या रहने वाला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव जितना आता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब जी इफेक्टिव कैसे निकालना है अगर आपको ये देखना है तो आप, हमारी एक वीडियो आने वाली है कौन सी, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, 3rd चैप्टर के ऊपर, तो उसके अंदर आपको जी इफेक्टिव निकालना सिखाया जाएगा, जहां पे हमने लिफ्ट मैन प्रॉब्लम्स करी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है फ्री फॉल का। क्वेश्चन है कि अगर लिफ्ट बच्चों फ्री फॉल करे, फ्री फॉल का मतलब होता है बच्चों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाए, जी के, और ये तो जी हमारे पास लग ही रहा है। तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। यहाँ पे अगर जी इफेक्टिव फॉर्मूला लगाओ तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस जी। ये कितना बन गया, 0। यानी इस केस में टाइम पीरियड कितना आ रहा है बच्चों, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है बच्चों, ये सोचो। टाइम पीरियड इनफाइनाइट आने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास जो पेंडुलम है ये अब ऑसिलेट करना बंद कर देगा। आप इसको जहां ले जाओगे, जहां पे ले जाके छोड़ोगे ये वहीं पे अटक जाएगा, यानी वहां पे ग्रेविटी नहीं है। खुद सोचो यार, अगर ये पेंडुलम यहां था तो इसके ऊपर नीचे फोर्स कौन लगा रहा था नीचे आने के लिए, ग्रेविटी लगा रही थी। जब ग्रेविटी ही खत्म हो गई, जब वो फ्री फॉल ही करने लग गया तो जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 आ गई। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 आने की वजह से टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, यानी अगर आपने उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो वापस कभी अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। देखिए इसको इस तरफ, ये बच्चों ऑसिलेट कर रहा है, ये लो मैंने इसको पॉज किया। अगर यहां से मैं ग्रेविटी को बिल्कुल खत्म कर दूं, मैंने ग्रेविटी को कर दिया नन, यानी यहां पे ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं इसको यहां पे ले जाके अब एसएचएम करवाऊं तो नोटिस करना, ये देखो जैसे इसको मैंने जहां छोड़ा ये वहीं पे, अगर मैं इसको नीचे लाके छोड़ूं तो यहां रुक जाएगा। यानी इस केस के अंदर हमारा जो पेंडुलम है वो ऑसिलेशन ही नहीं करेगा। ऑसिलेशन नहीं करेगा तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे कभी नहीं जाना चाहेगा। अगर ये कभी वापस ही नहीं जाएगा तो टाइम पीरियड इसका कितना आता है बच्चों, इनफाइनाइट। देखो जैसे ही मैं यहां से ग्रेविटी की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो ग्रेविटी तो जो इसको नीचे खींचेगी, ये मैंने इसको ग्रेविटी को बढ़ाया, इसने क्या कर दिया शुरू एसएचएम। जैसे ही मैंने ग्रेविटी को बंद किया, ये आपको पता है बच्चों ये गोल गोल मोशन क्यों कर रहा है,
ये आपको पता है गोल गोल मोशन क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जब इसके पास हल्की सी कुछ वेलोसिटी थी, मैंने ग्रेविटी को बंद कर दिया तो ये मोशन करता रहेगा। मैं इसको रोकता हूं बच्चों, और ये ग्रेविटी जीरो करी, अब इसको जहां छोड़ोगे ये वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको क्लियर है, अगर कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही है तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट आता है, इसका मतलब वो एसएचएम या ऑसिलेशन नहीं करेगा। क्लियर? ओके। चलिए इसके आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये जेईई 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, आपको बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। आपसे बोला आपके पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t1 है, उसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां पे उसको लगा रखा था उसकी आपको पोजीशन दे रखी है कि इतना सब कुछ है, ठीक है, और उसका न्यू टाइम पीरियड पूछा है कि न्यू टाइम पीरियड t2 हो गया तो आपको t1/t2 का स्क्वायर निकालना है। सोचिए बच्चों कैसा होगा, ध्यान से 1 मिनट 2 मिनट दीजिए क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों कर लिया ट्राई, देखिए कैसे होगा। मान लो कि मेरे पास ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये है पॉइंट, ये पेंडुलम है, और फिलहाल स्टार्टिंग में इसका टाइम पीरियड कितना है t1। अब क्या बोला इसने, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहां से इसको बांध रखा है ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है विद y = kt²। y क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर मुझे g पता चल जाएगी कितनी g से ऊपर जा रहा है तो मैं g इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा के काम कर लूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में टाइम पीरियड निकालूं तो t1 की वैल्यू आएगी 2π√L/g, क्योंकि पहले तो ये स्टेबल था। अगर मैं t2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो t2 की वैल्यू होगी 2π√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव कितना आएगा, जिसका a आ जाएगा। तो कितनी आसान सी बात है बच्चों, आपको पता रखा है कि y = kt² है। अगर आपको इससे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dy/dt, यानी ये क्या बन जाएगा 2kt। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा, dv/dt, यानी ये बन जाएगा 2k, और k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1, यानी आपके पास ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन आई है ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर/सेकंड²। आपके पास एक्सेलरेशन आ गई तो t2 का फॉर्मूला लगा दो, t2 = 2π√L/g इफेक्टिव क्या होता है जब ऊपर जाता है तो g + a। तो आप यहां से t2 की वैल्यू निकाल लो, और t2 की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, t1/t2 चाहिए, आपको चाहिए t1/t2, तो ये ऊपर 2π√L/g, और यहाँ पे 2π√L/g + a। क्या क्या कैंसिल आउट, 2π से 2π, √L से √L कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, t1/t2 = ये चला जाएगा ऊपर √g + a, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास √g। ठीक है, अब कुछ दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, t1² तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास, ये रूट से रूट कैंसिल आउट, g + a/g, तो यहाँ से g से g कट गया, यानी 1 + a/g। तो सॉल्व कर लो, 1 + a की वैल्यू है 2, g की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी t1²/t2² = 1 + 1/5, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया 6/5। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर कंपेयर करने का मौका मिलेगा, तो कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, 6/5। तो जिसका 6/5 आया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास बच्चों एक गाड़ी है और गाड़ी को मैं भगा रहा हूं a एक्सेलरेशन के साथ, इसके अंदर भी एक पेंडुलम रखा हुआ है, तो आपको पता है कि सर ये अगर गाड़ी चल रही है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। आपको फॉर्मूला तो याद रखना है टाइम पीरियड का हमेशा 2π√L/g इफेक्टिव। सर यहाँ g इफेक्टिव कैसे निकाले, मुझे वो नहीं पता चल रहा। इस पेंडुलम को मैं बाहर बनाता हूँ आपके लिए। मान लो ये पेंडुलम था मेरे पास, ये रहा, इस पे एक फोर्स तो बच्चों नीचे की तरफ लग रही होगी, कितनी mg।
अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है और मैं इसी के अंदर बैठ के पेंडुलम को देख रहा हूं, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, एक सीडो फोर्स, यानी पीछे की तरफ क्या लग जाएगी इस बार बच्चों, एम ए। एम एम दोनों साइड इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इधर ग्रेविटी जी लग रही है, इधर एक्सेलरेशन ए। अगर आपको जी इफेक्टिव निकालना है तो जी इफेक्टिव इनके बीचों बीच से जाएगी, और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर हो और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपसे कोई टाइम पीरियड पूछ ले तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी क्या आएगा, रूट। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है देख लो, इसको ऐसे लिखा जाता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो बस आपको जी इफेक्टिव निकालना है, और जी इफेक्टिव निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके किसी भी क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ कार इज ड्राइविंग अ सर्कुलर मोशन, एक कार है जो सर्कुलर मोशन में जा रही है। अब देख लो यार, ये मान लो मेरे पास कोई भी कार थी जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ऐसे मूव कर रही है। अगर इसके अंदर पेंडुलम रखा हुआ है कि आपको ये विजिबल है, तो इस पे भी दो फोर्स लग रही होंगी। एक फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, कौन सी, mg। और जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, अगर आप उसी गाड़ी के अंदर बैठे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो आप बोलोगे यहाँ mg लग रहा है, यहाँ mac। अगर आपको इस पॉइंट पर g इफेक्टिव निकालना है तो नीचे की तरफ g, इधर क्या लगेगा, ac। नेट फोर्स इस बार इस तरफ लगेगा और इस तरफ कितना लगेगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और पावर हाफ। ये टाइम पीरियड हमारे पास किसका आ गया, अगर कोई पेंडुलम किसी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है जो कि क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन किसी आर रेडियस की रोड के ऊपर। तो इसके बहुत इजी सवाल बनते हैं, इतने ज़्यादा कोई टफ सवाल हमारे पास बनते नहीं हैं। चलिए इसका एक लास्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल जेई के अंदर आया हुआ था, कब का है मैं चेक कर लूँ। ये हमारे पास 2021 का है। देखिए आपके पास कोई एक व्हीकल है जो कि नीचे आ रहा है और कितनी एक्सेलरेशन से आ रहा है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा से। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा से आ रहा है। आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एक ऑप्शन मैच करवाने की। कर लिया होगा, चलो देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इस पेंडुलम को बाहर बनाऊं बच्चों, या फिर इधर ही देख लो, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, mg। और ये एंगल आपको दे रखा है बच्चों थीटा। ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। ध्यान से देखो, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, बोलो नहीं सर। ये बच्चों थीटा हो चुका है, आपको पता है कि a g साइन थीटा के इक्वल है। अगर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं बच्चों, अगर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो पीछे की तरफ क्या एक सीडो फोर्स लगेगी, और सीडो फोर्स किसके इक्वल होगी, ma के इक्वल। तो आपने बोला सर ये अगर थीटा है तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ma mg sin थीटा के इक्वल है, a की वैल्यू किसके इक्वल है, g sin थीटा। तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट। और टाइम पीरियड के अंदर जो खेल होता है बच्चों, वो एक्स्ट्रा जी इफेक्टिव नेट फोर्स, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगती है उसकी बात होती है। यहाँ पे बच्चों देखो mg के दो कंपोनेंट हो गए तो mg यहाँ से कट गया, mg sin थीटा को काट दिया ma ने। हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स बच रही है, जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन बच रही है, या मैं बोलूँ मेरे पास जो g इफेक्टिव बच रही है, g इफेक्टिव मेरे पास कौन सी है, g cos थीटा। यानी अगर टाइम पीरियड निकालो यहाँ से तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका टाइम पीरियड। जब भी आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो उसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स बच रही है जिसके बारे में हम खेल सकते हैं। यहाँ पे mg साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गई ना। अगर यहाँ पे a g साइन थीटा के इक्वल नहीं होता तब हमको इनका वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ता, तब जाके हम इसको सॉल्व करते। बट यहाँ पे ma ने किसको कैंसिल आउट कर दिया, mg साइन थीटा। तो हमारे पास जो g इफेक्टिव बच रही है वो किसके इक्वल आई, g cos थीटा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।
आप इतने सवाल जो भी करे हैं पेंडुलम के, काफ़ी सवाल आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी फॉर्मूला, आपको बस बात करनी है एक्स्ट्रा फोर्स के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आप कोई भी बुक्स यूज़ करते हैं, एच सी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो भी आप बुक यूज़ करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर डाल के कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम उसको अगली वीडियो में कवर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला हमारे पास बच्चों अगली क्लास के लिए या फिर 2 लेक्चर्स बच रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम के बारे में। आज वीडियो की लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, फिजिकल पेंडुलम की बात करेंगे। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है एक्चुअली अभी तक जो हम एसएचएम पढ़ रहे हैं ना, ये लीनियर एसएचएम है। तो जब हम फिजिकल पेंडुलम की बात करेंगे तो उसके अंदर एंगुलर एसएचएम की बातें होंगी। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम धरती के बीचों बीच एक टनल बना दें, तब उसके अंदर से जो एसएचएम होता है वो कैसे होता है, अलग अलग फ्लूइड्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर जो एसएचएम होता है वो कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। गुड लक।